हेलो एवरीवन। तो आज हमने एडिटोरियल आज का डिस्कस कर लिया है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उसमें आवश्यक हैं। साथ ही साथ हम मेंस के आंसर राइटिंग भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कुछ जो मेंस है उसमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज बात कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की, उसकी अवधारणा के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग आपको पता है कि जहाँ ट्रेडिशनल कंप्यूटर 0 या 1 में बाइनरी में काउंटिंग करते हैं, ये दोनों को साथ में कर लेता है और इसकी जो कैलकुलेशन है उसकी तुलना में थाउजेंड मल्टीपल में फास्ट होती है। तो ये तो चीज़ हो गई। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इंटेंगलमेंट क्वांटम कणों को दूरी के बावजूद आपस में जुड़ाव बनाए रखता है। दूसरा, क्वांटम इंटरफेरेंस सही परिणामों को बढ़ावा देने और त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तीसरा, वह 0 व 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे बात कर रहा है दो कणों के बीच तात्कालिक जो सहसंबंध इसको बनाए रखता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। साथ ही साथ ये सुपर पोजिशन का लाभ उठाता है, जिससे परिणाम क्या करते हैं, बहुत ही शुद्ध आते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है हाल ही खबरों में उल्लेखित QPIAI इंडेक्स के बारे में। यह क्या है? यह अपने संचालन के लिए सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का उपयोग करता है। दूसरा, यह भारत का पहला पूर्ण क्वांटम कंप्यूटिंग स्टैक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ए और बी दोनों। QPI भारत का पहला पूर्ण क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। QPIAI तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और यह सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट आर्किटेक्चर पर आधारित। आपको पता है कि जो क्यूबिट्स है इसकी यूनिट है क्वांटम कंप्यूटर की, तो उसी क्यूबिट के बेसिस पर ये क्यूबिट आर्किटेक्चर को क्या करता है, निर्धारित करता है, इस पर आधारित है। तीसरा प्रश्न बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय अपराध, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सॉरी, व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध के मुकदमा चलता है, सही बात है। दूसरा कथन इसमें क्या कह रहा है कि ICC को दुनिया में कहीं भी किए गए अपराधों पर कानून का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। जो लोग साइन किए हैं, जो लोग सहमति हैं, उसी के संबंध में इसे अधिकार प्राप्त है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ICC व्यक्तियों पर नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता जैसे अपराधों का मुकदमा चलाता है। दूसरा कथन गलत है। ICC का अधिकार क्षेत्र केवल सदस्य देशों या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ तक सीमित होता है, यह सार्वभौमिक नहीं है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथा बात करता है भारत, अमेरिका, चीन के साथ ICC की रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। दूसरा, ICC के अधिकार क्षेत्र और घरेलू मामलों में संभावित हस्तक्षेप को लेकर भारत की चिंता कण वह इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो दोनों ही कथन सही, कथन और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है। तो भारत, अमेरिका, चीन ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं करने के कारण अपनी संप्रभुता में बाहरी हस्तक्षेप की आशंका बताई है, जो इसके शामिल न होने के कारण है। ठीक है। तो भारत ने इसमें साइन नहीं किया है रोम कन्वेंशन में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ आज का जो आखिरी प्रश्न है प्रीलिम्स का बात कर रहा है भारत स्मॉल रिएक्टर्स के बारे में। ठीक है। जो ऊर्जा उत्पादन संबंधित है। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है BSR न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, NPCIL, इसके द्वारा विकसित 220 मेगावाट का प्रेशराइज वाटर हैवी रिएक्टर है। ठीक है। दूसरा, तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है, यह इसी के द्वारा डेवलप किया गया है, NPCIL के द्वारा। दूसरा, BSR का मुख्य उद्देश्य विदेशी देशों को निर्यात करना है। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगर आप देखें इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि घरेलू हम क्या करें, आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, घरेलू विकास हो। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, भारतीय निर्माण क्षेत्र में BSR के सभी घटकों प्रणालियों के निर्माण में सक्षम है, यह स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट बात करता है BSR के डिजाइन व विकास में भारत अमेरिकी से असैन्य परमाणु समझौते के तहत विदेशी सहयोग शामिल है। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो जो इसका सही आंसर होगा 1, 3 व 4 इसके सही आंसर है। अब बात करेंगे मेंस के प्रश्न की, जो बात करेगा पहला, भारत अर्ध संघात्मक संरचना में उपराष्ट्रीय संविधानवाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने का साधन बनता जा रहा है। ठीक है। अब उपराष्ट्रीय संविधानवाद क्या है, अर्ध संघात्मक संरचना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। इस वक्त विकास की समालोचनात्मक समीक्षा करनी है, इसका संघीय संतुलन पर क्या प्रभाव है, इसके व्यापक संवैधानिक ढांचे के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। 250 शब्दों में यह आंसर करना है। उपराष्ट्रीयवाद संविधान के बारे में बात कर रहा है कि संघात्मक या अर्ध संघात्मक प्रणाली में राज्यों द्वारा संवैधानिक स्वायत्तता की अभिव्यक्ति से है। ठीक है। अगर आप देखें राज्यों को भी क्या संवैधानिक स्वायत्तता मिली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें जब राज्यों की जो सॉवरेंटी है उसकी जब हम बात करें तो उपराष्ट्रवाद निकल के आता है। राष्ट्रवाद अगर आप देखें पूरे देश के बारे में और राज्य के बारे में या राज्य के हितों को अगर ऊपर किया जाए, ऐसी व्यवस्था को देखा जाए तो उसे उपराष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता है। भारत में यह प्रवृत्ति राज्य विशिष्ट विधानों, प्रस्तावों, संस्थागत पहलों के रूप में प्रकट होती रही है, जो क्षेत्रीय पहचान हो, प्राथमिकताओं हो, आकांक्षाओं को दर्शाती है। यद्यपि भारत का संविधान एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना करता है, हाल की घटनाएं अधिक राज्य स्वायत्तता की बढ़ती मांग को दर्शाती हैं, विशेषकर राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता पृष्ठभूमि। भारत में उपराष्ट्रीय या संविधानवाद को उभार अगर देखें, राज्य विशिष्ट विधान व स्वायत्तता
अगर आप देखें तमिलनाडु हो चाहे केरल हो, कुछ ऐसे कानून हैं उस पर केंद्र सरकार कानून का विरोध करना हो, उनको न्यायिक चुनौती देने हो, अलग ध्वज की मांग करना हो, यह दिखाई देता है। फिर राज्य आधारित पहचान या भाषा का दावा किया जाना, द्विभाषी सिद्धांत को बढ़ावा, उत्तर पूर्वी राज्यों में 371 के तहत पारंपरिक कोनों का स्वदेशी संचालन। फिर कानूनी ढांचे कौन कौन से जो उपराष्ट्रवाद को समर्थन देते हैं। 7वीं सूची में अगर आप देखेंगे राज्य की अलग सूचियाँ हैं, राज्य उनमें स्पष्ट रूप से कानून बना सकता है, केंद्र सरकार उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर अनुच्छेद 371 में अगर आप देखेंगे, 370 में पहले कश्मीर का प्रावधान था, 371 में भी नॉर्थ ईस्ट या बहुत से विशेष राज्य हैं उनके बारे में प्रावधान है। 5वीं 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान है उसमें अगर आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल हैं वहाँ पर, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उन्हें क्या है बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं शादी विवाह संबंधी कानून बनाने का और बहुत सारे संपत्ति संबंधी अधिकार, तो वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रवाद को दिखाते हैं। संघीय संतुलन का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव अगर देखें, लोकतंत्र की गहराई है, भागीदारीपूर्ण शासन होना चाहिए ताकि जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, भारत की विविधता को संदर्भित किया जा सके, संबोधित किया जा सके। साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक संरक्षण दिया जाना चाहिए, बहुलवादी हो। अगर आप देखें विविधता हमारी संपत्ति है और विविधता हमारी संपत्ति, उसको बनाए रखने के लिए संघात्मकता यहाँ पे जरूरी हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो स्वायत्त उसको चुनौती मिलती है, राष्ट्रवाद अगर आप देखें राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती मिलती है, केंद्र राज्य में तनाव देखने को मिलते हैं, कानूनी अनिश्चितता से बहुत सारी चैलेंज निकल के आते हैं। फिर आप बात करें उपराष्ट्रीय संविधानवाद राष्ट्रीय ढांचे में सामंजस्य, तो कैसे सामंजस्य बनाया जाए, जैसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर जो अंतर्राज्यीय काउंसिल हैं, इसके अलावा नीति आयोग के जो बहुत सारी पहले हैं, जीएसटी काउंसिल है, इनकी लगातार बैठक होनी चाहिए और राज्य व केंद्र के बीच जो संचार संवाद है, डिस्कस डिबेट डायलॉग 3D का जो फार्मूला है इनके बीच लागू होना चाहिए। फिर संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करना हो, विविधता को मान्यता देना हो, संवैधानिक मूल संरचना का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तरदायित्व सहित विषम संघवाद अनुच्छेद 371 के अंतर्गत स्वायत्तता को सख्ती करें, साथ ही पारदर्शिता उत्तरदायित्व के तंत्र स्थापित करना चाहिए। न्यायिक स्पष्टता, संवैधानिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से सीमाएं स्पष्ट कर सकता है, जैसे सार्वभौमई व पश्चिमी बंगाल राज्य में। निष्कर्ष अगर देखें, उपराष्ट्रवाद राष्ट्रीय संविधानवाद को संवैधानिकता सहकारी संघवाद की भावना प्रयोग में लाना जाना चाहिए, सहकारी संघवाद को बढ़ाया जाना चाहिए, विविधता को एकता के रूप में समाहित किया जाना चाहिए, राज्यों की मांग को संदर्भित किया जाना चाहिए, केंद्र में बेहतर समन्वय होना चाहिए, पंचायती राज्यों को मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये तो आज का जो पहला प्रश्न का आंसर, इस तरह से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ऊर्जा सुरक्षा संबंधित है। अगर आप देखें हाइड्रोजन नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जुड़ी अनियमितता लचीलापन संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। भारत की ऊर्जा संक्रमण रणनीति में हाइड्रोजन को प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत कीजिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो एनर्जी है नवीकरणीय ऊर्जा का पार्ट है और भारत ने 0 कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है 2070 तक के लिए रखा है। तो इसलिए क्या होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के सभी क्षेत्र हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, हाइड्रोजन ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा हो, उनको बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे जिसमें सौर ऊर्जा सबसे आगे है, फिर पवन ऊर्जा है, उसी दिशा में हरित हाइड्रोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्या किया जा सकेगा, नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ाया योगदान दिया जा सकेगा। अब इसमें अगर देखें जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का उसमें मिक्सन की वजह से, और अगर आप देखें इनसे क्या किया जाता है, तो इनसे अगर आप देखें हरित हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है, जो भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक अच्छा प्रयास है। अनियमितताओं लचीलापुर की समस्याओं के समाधान में हाइड्रोजन की भूमिका अगर आप देखें, ऊर्जा भंडारण समाधान, जैसे अगर देखें अधिक उत्पादन की अवधि हो, अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा हो, हाइड्रोजन परिवर्तित कर संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें सेक्टर कपलिंग डिकार्बनाइजेशन, अगर आप देखें डिकार्बनाइजेशन करना, जो अलग अलग हम क्षेत्र में कार्बन आधारित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसको क्या कर डिकार्बनाइज करना। साथ ही साथ अगर आप देखें लचीला विद्युत उत्पादन हो, ग्रिड समस्या हो, ग्रिड जो स्थिरता समर्थन हो। भारत के हाइड्रोजनीकरण की रणनीति कौन कौन सी अगर आप देखें, जो हरित हाइड्रोजन की पॉलिसी 2030 है, जिसमें 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ परिशोधन है, उर्वरक है, परिवहन है, इनको भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, जो हाइड्रोजन ईंधन भराव स्टेशन, पाइपलाइन भंडारण, इसमें निवेश की आवश्यकता है। फिर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण का बढ़ावा देना, इलेक्ट्रोलाइजर के लिए PLI योजना के अंतर्गत घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। स्वदेशी कम लागत वाले इलेक्ट्रोलिसिस तकनीकों के लिए अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संप्रभु हरित बॉन्ड, जलवायु नीतियों के माध्यम से हरित वित्त को आकर्षित करने की आवश्यकता है। जापान, UAE, यूरोपियन यूनियन में साझेदारी करने की आवश्यकता है। हाइड्रोजन कार्बन के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है। इसका देखिए हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को संबोधित करने के लिए एक उपयोगी मार्ग प्रदान कर सकता है, जहां से अगर हम देखें नवीकरणीय ऊर्जा में हम निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करना नवीकरणीय ऊर्जा, उसको प्राप्त कर सकते हैं और 2070 में जो हमारा नेट 0 कार्बन है उसकी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के प्रश्न इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।